हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम वीडियो बनाओ। तो कॉलेज की तरफ से तो वीडियोस क्योंकि बंद हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअली बंद हो गई हैं क्योंकि ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन आ गया है कि कॉलेजेस 2 महीने के लिए बंद रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऑनलाइन क्लासेस वैसे बंद हो गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू, तो इसलिए मैंने अपनी वीडियोस कंटिन्यू रख रही हूँ, ठीक है। डेली वीडियोस नहीं आएंगी, लेकिन हाँ हफ्ते में 3 या 4 बार वीडियो आएंगी। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी ये है कि कोई ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वैसे नहीं कर रखा था सब्सक्राइब तो फिर उसका तो मैं क्या ही करूँ, हालांकि आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपने पहले नहीं कर रखा था कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो मेरे कॉलेज के बच्चे थे उनको मैं व्हाट्सएप पे शेयर करती थी पहले वीडियो। तो उनमें से अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो उसी को पता चलेगा मेरी वीडियोज़ का जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर लेना, ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे आपको जैसे ही वीडियो बनेगी और अपलोड होगी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पहले तो मैं बाकी सारे बच्चों को कर देती थी, शेयर कर देती थी यूट्यूब पे, जो मेरे कॉलेज के लिए उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा था तो नोटिफिकेशन मिल जाता था, ठीक है ना। तो अब आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है ना। ठीक है भाई, इसलिए आपको बोल रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, और आप लोगों का नुकसान भी ना हो। मैं चाह रही हूँ कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ये एटलीस्ट ये तो कंप्लीट हो जाए, फिर देखेंगे थर्मो का स्टार्ट करना है नहीं करना, और उसमें बताना है तो क्या क्या बताना है क्या क्या नहीं बताना, वो आगे की बात है। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी कर लीजिए, ठीक है, फिर देखेंगे, ठीक है भाई। चले, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ आप, क्या नाम से, आपका लास्ट जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, हाँ, लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट, है ना। लोड लाइन के बारे में अपन ने सारी बातें कर ली थी, DCAC लोड लाइन में समझा चुकी थी डायग्राम के साथ साथ, ठीक है। और ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि प्रचालन बिंदु, शांत बिंदु, ये सारी चीज़ें अपन कर चुके थे। तो नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है एच पैरामीटर, सेकेंड यूनिट का ही है ना, एच पैरामीटर, या हिंदी में बोलेंगे इसको एच प्राचल, ठीक है। एच प्राचल का क्या मतलब है आपका, हालांकि आपने एच प्राचल पढ़ लिया है ना, तो मैं वो पूरा एच प्राचल नहीं बताऊंगी। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट की थी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट यूनिट में जहाँ से मैंने थेवेनिन थ्योरम और ये थ्योरम्स वगैरह स्टार्ट की थी, उससे पहले किरचॉफ के नियम के से पहले, किरचॉफ के नियम से भी पहले मैंने प्राचल बता रखे हैं आपको तीनों, जेड प्राचल, वाई प्राचल, एच प्राचल। तो एच प्राचल आपने पढ़ रखा है, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिगार्डिंग ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के भी CB, CC और CE कॉन्फ़िगरेशन के लिए पढ़ेंगे अपन एच प्राचल। तो एक बार जल्दी से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि एच प्राचल कौन कौन से होते हैं, वो पूरा अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो एच प्राचल में क्या था कि 3 प्राचल थे, देखो, जेड प्राचल, वाई प्राचल और एच प्राचल। एच प्राचल का मतलब, एच का क्या मतलब है यहाँ पे, हाइब्रिड से, हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर का क्या मतलब होता है, संकर प्राचल। हाइब्रिड वर्ड का मतलब होता है हिंदी में संकर प्राचल, या संकर बोले तो मिश्रित प्राचल, ठीक है। अगर आपको अब कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा, क्योंकि जेड प्राचल में क्या था, उसमें आपने उसको अपने खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल बोला था, ठीक है। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर बोला था, क्योंकि वहाँ पे अपने सर्किट को ओपन रखा था। दूसरा था आपका जेड प्राचल के बाद वाई प्राचल था, उसमें आपने क्या रखा था, शॉर्ट सर्किट रखा था उसको, तो आपने उसको क्या बोला था, लघु परिपथ प्रतिबाधा प्राचल बोला था उसको, ठीक है। लेकिन एच प्राचल में क्या होता है कि कभी तो टर्मिनल ओपन रखना पड़ता है, कभी आपको शॉर्ट रखना पड़ता है, तो दोनों ही काम इसमें करने पड़ते हैं, इसलिए अपन इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, संकर प्राचल या फिर मिश्रित प्राचल, क्योंकि ये एक्चुअली जेड प्राचल और वाई प्राचल का संकर यानी कि मिश्रित यानी कि हाइब्रिड है, उनका मिक्सचर है। बात समझ में आ गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एच प्राचल बोलते हैं। अब इसमें था क्या, जो प्रोपोर्शनलिटी थी, डिपेंडेंसी थी, वो किस तरीके से थी कि जो वोल्टेज V1 है वो किसका फंक्शन थी आपका, वो फंक्शन थी I1 और V2 का, ठीक है। और जो आपका I2 है वो किसका फंक्शन थी, I2 आपका फंक्शन थी किसका, I1 और V2 का। इस तरीके से डिपेंडेंसी थी, बस आपको डिपेंडेंसी याद रखनी है, बाकी का तो प्रोसीजर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आपने क्या किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, इसको डिफ्रेंशिएट किया था, याद है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपन ने क्या निकाले थे, उसमें से पैरामीटर्स बाहर निकाले थे, तो हमारी इक्वेशन ये आई थी, आप ऐसे लिख सकते हो उसको, V1 = H11 I1 प्लस H12 V2, ठीक है, और I2 = H21 I1 प्लस H22 V2,
ठीक है ना। अब ये दो इक्वेशन मैं निकलवा चुकी थी आपको और मैट्रिक्स फॉर्म में भी बता चुकी थी, तो जिन बच्चों ने नहीं की है वो एक बार पिछले वीडियोस पे चले जाएं, अभी आपको प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएंगी वो जेड प्राचल, वाई प्राचल, एच प्राचल, उसको पढ़ लेना। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको सारा समझ में आएगा। जिन्होंने कर रखे नोट्स बना रखे तो अपनी कॉपी को देख लेना एक बार, ठीक है, वहाँ पर आपको ये दो इक्वेशन मिल जाएंगी। अब ये जो H11 है, H11 ये तो कितना था आपका V1/I1 था। ऑब्वियस सी बातें देख लो यहाँ पे H11 जब मैं V2 को 0 करूँगी, इस ऊपर वाली इक्वेशन को देखो सिर्फ, अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में मैं V2 को 0 कर दूँगी, ठीक है, V2 को 0 कर दूँगी तो H11 कितना आएगा V1/I1, यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ़ V2 = 0। V2 = 0 का मतलब क्या है, V2 = 0 का मतलब ये है कि आपने आउटपुट सर्किट को क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। बात समझ में आ रही है, आउटपुट सर्किट को क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। तो वोल्टेज और करंट का रेशो किसको बताएगा, पहले एच प्राचल को बताएगा, यानी कि H11 को बताएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा क्या था आपका, दूसरा था आपका H12। H12 कैसे निकलेगा, यहाँ पे I1 को 0 कर दो, H12 कितना आएगा V1/V2। V1/V2 का मतलब इफ़ I1 = 0। बात समझ में आ गई, यानी कि जब I1 का मान 0 है तो H12 कितना आएगा V1/V2। I1 का मान 0 करने का क्या मतलब होता है, यानी कि आपने जो इनपुट सर्किट है उसको क्या किया, आपने ओपन कर दिया। ओपन सर्किट, ओपन कौन, इनपुट सर्किट, और यहाँ पे शॉर्ट कौन, शॉर्ट आउटपुट सर्किट, यानी कि निर्गम परिपथ को यहाँ पे हमने क्या किया है, लघु पथित। तो वोल्टेज 0 होने का मतलब क्या होता है, हमेशा सर्किट शॉर्ट है। सेकंड टर्मिनल की 0 है इसलिए हमने कहा आउटपुट टर्मिनल की शॉर्ट है। यहाँ पे क्या, फर्स्ट टर्मिनल की करंट 0 होने का क्या मतलब होता है कि वो ओपन है। बात समझ में आ गई। और फर्स्ट टर्मिनल के लिए इसलिए हमने कहा कि इनपुट सर्किट ओपन है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, फिर था हमारा H21। H21 कैसे निकलेगा, V2 को 0 कर दो तो किस किस का रेशो, करंट का रेशो I2/I1, और हम कब क्या कहेंगे, जब V2 = 0। V2 = 0 का मतलब आपको पता है। फिर H22 क्या मतलब होगा, I1 को 0 करेंगे, यानी कि I2/V2 कब आएगा, जब I1 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये चार प्राचल निकाले थे हमने, H11, H12, H21, 22, और ये चारों था, ये वोल्टेज करंट का रेशो था, ये वोल्टेज का रेशो था, दोनों वोल्टेज का रेशो था। दैट मीन्स यू कैन से दिस इज इनवर्स ऑफ वोल्टेज गेन, ठीक है। इन्वर्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल और इनपुट टर्मिनल का रेशो लेते हैं तो फिर गेन मिलता है, लेकिन यहाँ पर रेशो है इनपुट का आउटपुट के साथ, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका H2, ये क्या कहलाता है, करंट गेन भी कहलाता है, क्योंकि करंट का रेशो है। और यहाँ पर ये क्या कहलाती है, प्रवेश्यता, याद है आपको, प्रवेश्यता वाई, जो कि रेजिस्टेंस का इन्वर्स होती है, ठीक है ना। यानी कि करंट और वोल्टेज का रेशो क्या कहलाती है, एडमिटेंस जिसको बोलते हैं, यानी कि प्रवेश्यता। तो ये आपके 4 पैरामीटर्स थे और हमने देख लिया कि अब हम इनको पढ़ेंगे किसके रिगार्डिंग, तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन है ना ट्रांजिस्टर के, उनके रिगार्डिंग पढ़ेंगे अपन। ट्रांजिस्टर के CB, CC और CE कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं CB कॉन्फ़िगरेशन। CB कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए। अब उभयनिष्ठ आधार विन्यास बनाएंगे सबसे पहले तो कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हैं आपके, एक है आपका अमीटर, ये बेस है आपका, ये आपका अमीटर है और ये कलेक्टर है, ठीक है। इसमें 2 आपके क्या होंगे, इनपुट होंगे, और 2 आपके क्या होंगे, आउटपुट होंगे। दिख रहे होंगे आपको चारों टर्मिनल, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, दिस इज कॉल्ड 1 टर्मिनल एंड दिस इज कॉल्ड 2 टर्मिनल। 1 टर्मिनल इज इनपुट एंड 2 टर्मिनल इज आउटपुट। इसमें बेस क्या होता है, ग्राउंडेड होता है। जब भी तुमने इसको क्या बोला, CB कॉन्फ़िगरेशन या उभयनिष्ठ आधार या भू संपर्कित आधार विन्यास भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में तो एक ही नाम है, कॉमन बेस, ठीक है। अच्छा, इधर जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोलते हैं अपन, VEB, E और B के बीच की वोल्टेज है VEB बोलते हैं, और कलेक्टर और बेस के बीच की वोल्टेज को क्या बोलेंगे, VCB बोलेंगे। अच्छा, ट्रांजिस्टर जैसे अपन ने ये बना दिया, ये वाला कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है NPN, ठीक है ना। P से N की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और वैसे भी बेस से बाहर की तरफ जाती है हमेशा करंट, तो उसको NPN ही बोलते हैं, ये मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। अच्छा, ये करंट IB की डायरेक्शन यहाँ होगी, इधर ये IE की डायरेक्शन होगी, और इधर ये IC की डायरेक्शन होगी। सही है, समझ में आ रहा है आपको कॉमन बेस, ठीक है। अच्छा, आ जाइए अब फटाफट से हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर CB कॉन्फ़िगरेशन के लिए H प्राचल निकालना है। बहुत ही सिंपल है, H प्राचल आपको दिख भी रहे हैं। इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, V1/I1, V2/I2। V1/I1 तो क्या है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, और V2/I2 क्या है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। क्या आपको इसमें पता नहीं लग रहा कौन इनपुट वोल्टेज है और कौन इनपुट करंट है, और कौन आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है।
फटाफट देखो तो हेयर बता दो जरा, V1 कितना है इनपुट वोल्टेज, V1 मतलब इनपुट वोल्टेज यानी कि निवेशी वोल्टता, और वो कितनी दिख रही है आपको VEB, ठीक है। फिर I1 बता दो, I1 मतलब इनपुट करंट कितना है IE। अच्छा ऐसा मत सोचना कि मैडम ये इनपुट कैसे हो गया, ये तो इस टर्मिनल से बाहर जा रहा है, ऐसे कंफ्यूज मत होना भाई, केवल सिर्फ डायरेक्शन अंदर होने से वो इनपुट करंट नहीं बन जाता। जब भी मैंने आपको 4 टर्मिनल नेटवर्क पढ़ाए थे, चतुर टर्मिनल जाल, तो वहाँ पे मैंने करंट की डायरेक्शन को आप जिस भी अकॉर्डिंग है तो वो तो बाहर भी हो सकती है अंदर भी हो सकती है, दैट डज नॉट मीन कि अगर ये बाहर की तरफ है तो ये आउटपुट करंट हो जाएगा, नहीं। इनपुट करंट इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि इनपुट सेक्शन में है, ये इनपुट सेक्शन है, ये 2 टर्मिनल इनपुट सेक्शन को बता रहे हैं और ये बता रहे हैं आउटपुट सेक्शन को। तो ऐसे मत सोचना कि इनपुट करंट यहाँ पे ये है क्योंकि ये अंदर जा रहा है और ये बाहर जा रहा है तो ये आउटपुट हो जाएगा, नहीं, ये टर्मिनल हमेशा इनपुट रहेगा और ये टर्मिनल हमेशा आउटपुट रहेगा। ये चीज़ आप क्लियर कर लो पहले तो, ठीक है। तो V1 कितना हो गया इनपुट वोल्टेज VEB, इनपुट करंट IE। फिर अब बता दो V2 क्या है आउटपुट वोल्टेज कितनी है VCB, आउटपुट करंट कितना है I2, ये है IC। तो अब मेरे को आप बताओ, आपको V1 V2 I1 I2 सब पता है, आपको H11 H12 H21 H22 पता है, तो क्या आपको इनके रेशियो लेने में कोई समस्या आएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्या ये इक्वेशन लिखने में कोई समस्या आएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो वही है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए H पैरामीटर हो जाएंगे, ठीक है ना। फटाफट देखो H पैरामीटर क्या क्या आएंगे, H पैरामीटर आपके आएंगे H11 है ना, H11 कितना है आपका, H11 किससे शो करोगे H11 को, H11 को करेंगे अपन HIB से। देखो 1 टर्मिनल जहाँ आ रहा है दैट मीन्स कि वो इनपुट टर्मिनल है, दूसरा आप निकाल किसके लिए रहे हो बेस के लिए, तो वो क्या बनेगा HIB, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा H12 कितना बनेगा, अच्छा ये बात भी मैं वहाँ पे बता चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको पैरामीटर बताए तो वहाँ पे उन पैरामीटर के नाम भी बताए मैंने आपको। H कौन से हैं आपका इनपुट के लिए है तो ये होगा, दूसरा टर्मिनल कौन सा आता है, ये 1 2 वाला टर्मिनल कौन सा होता है, ये होता है HRB, रिवर्स वाला था, उसको हमने बोला भी था, दूसरे पैरामीटर का नाम भी बताया था मैंने, उत्क्रमित ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, वहाँ पे मैंने ये नाम लिखवाया हुआ है। तो आप H पैरामीटर को अगर पढ़ के इसको पढ़ोगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो H12 को क्या नाम देंगे HRB, R किसको बता रहा है रिवर्स मतलब उत्क्रम को बता रहा है, ठीक है। फिर आता है H21, इसमें कौन सा आता है आपका फॉरवर्ड, याद हो तो आपको, तो ये आएगा HFB, B किसको बता रहा है कि ये हम कॉमन बेस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर आता है आपका H22 और ये क्या बनेगा HOB, O किसको बता रहा है आउटपुट को और B सब्सक्रिप्ट किसको बता रहा है बेस को। बात समझ में आ गई, यानी कि B ये बताएगा कि आपने कॉमन बेस के लिए निकाला है, और ये इनके नाम है 1 के लिए I यूज़ करेंगे, 1 के लिए R रिवर्स यानी कि उत्क्रम, 2 के लिए फॉरवर्ड यूज़ करेंगे अपन, ठीक है, यानी कि अग्र, और O आउटपुट के लिए बताएगा जो किसके लिए इंडिकेशन आएगा H22 के लिए। जैसे अपन आगे जाएंगे तो अपन कॉमन अमीटर के लिए भी ये सब काम करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, क्या कि उसको बोलेंगे H11 को HIE स्मॉल e, आगे बोलेंगे HRE HFE HOE, कॉमन कलेक्टर के लिए बनाएंगे तो जहाँ जहाँ B है वहाँ वहाँ C लगा देंगे, दैट्स इट। तो ये पैरामीटर हो गए किसके लिए, कॉमन बेस के लिए। अब फटाफट से फॉर कॉमन बेस इक्वेशन लिख देते हैं, फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन H पैरामीटर इक्वेशंस। देखो क्या है H पैरामीटर, V1 इज इक्वल्स टू ये V1 कितना है, इस इक्वेशन में जो हमने सारे यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं वो रख दो, वो हो जाएंगी आपकी H पैरामीटर इक्वेशन। जैसे V1 के लिए जगह पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे VEB, ठीक है। फिर है H11 के लिए क्या लिखेंगे HIB, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे I1 के लिए क्या लिखेंगे IE, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ऐसे ही सारे लिख दो HRB VCB, ठीक है। फिर क्या लिखोगे IC इज इक्वल्स टू HFB IE प्लस HOB VCB। बस मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में मैंने सारी वैल्यूज़ रख दी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पे V1 I1 I2 V2 और ये सारी क्या है H11 H21 H22 H12 कितने कितने हैं ये सब बता दिए। तो ये क्या हो गई कॉमन बेस के लिए हमने क्या बता दी, इक्वेशन बता दी, समझ में आ गई। अगर आप इन्हें चेंजिंग उसमें लिखना चाहते हैं, वोल्टता और धारा का परिवर्तन दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको वोल्टेज और करंट को कैसे लिखना पड़ेगा शॉर्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फॉर AC करंट,
एसी करंट होता है, एसी करंट और वोल्टेज होती है, दैट मीन्स कि वो चेंजिंग करंट और वोल्टेज है। और जब भी एसी के लिए इंडिकेशन दिखाते हैं ना तो वो हमेशा शॉर्ट में दिखाई देते हैं, छोटे इंडिकेशन दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि ये भी स्मॉल आएगा, ये भी स्मॉल आएगा, ये ध्यान रखना, बस इतना सा फ़र्क होता है। HIB IE, HRB VC स्मॉल b, फिर ये IC इज इक्वल्स टू HFB IE प्लस HOB VCB। तो जब भी बात AC करंट या वोल्टेज के लिए होते हैं तो सारे के सारे इंडिकेशन स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। फिर आप इसका वो देख लीजिए, AC सर्किट के लिए कॉमन बेस का क्या सर्किट होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो H पैरामीटर सर्किट फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये भी पूछा जाता है पेपर में बहुत ज़्यादा, ये आपको याद ही रखना है ना। जब अपन सबके बना लेंगे, एक दो बना लेंगे तो आपको इसका ट्रेंड पता चल जाएगा कि कैसे कैसे चलता है, क्या क्या सिमिलरिटी है कॉमन बेस में, कॉमन एमिटर में क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिससिमिलरिटी है, तो वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखाते हैं HIB, ठीक है, इसका वैल्यू होती है HRB VCB। एक बार मैं बना लूँ फिर आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे आएगी। ये बता रहा है बेस टर्मिनल को जो कि कॉमन है, फिर इधर आपकी आती है करंट, ठीक है, फिर इधर आपका आता है रेजिस्टेंस, फिर इधर आपका ये आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। ये बताता है HOB को, ठीक है। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है आपका अमीटर टर्मिनल इधर, और इधर है आपका कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, इधर जो करंट फ्लो होगी वो कौन होगी, IE। देखो ना इधर IE तो फ्लो हो रहा है इनपुट पे, तो यहाँ भी इनपुट पे कौन आएगा, IE। डायरेक्शन भी वैसे ही लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन कैसे लेंगे, एक मिनट, डायरेक्शन में कुछ पंगा हो गया क्या, हाँ, डायरेक्शन इधर नहीं आएगी, इधर आएगी, ठीक है। फिर IC किधर आएगी, IC आएगी इधर, ठीक है। तो ये होगी आपकी IC, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है HFB IE। अब देखो सारे पैरामीटर आ गए, क्या HIB आ गया, HRB आ गया, HFB आ गया, HOB भी आ गया, ठीक है। जब अब हम कॉमन एमिटर का बनाएंगे तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें रहेंगी, बस नाम बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक AC सिग्नल दिखाना है, उस AC सिग्नल का नाम कितना है, HRB VCB। HRB VCB कहाँ है, ये रहा HRB VCB, दिस इज वोल्टेज। ये किसको बता रही है, वोल्टेज। देखो ना HRB, RB का क्या मतलब है, H12। H12 किसको बता रहा है, वोल्टेज को, V1/V2 वोल्टेज को बताएगा, बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ HIB। HIB का मतलब H11। H11 का मतलब V1/I1, मतलब रेजिस्टेंस को बता रहा है ना, तो रेजिस्टेंस को तो बताया मैंने HIB, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए FB IE। FB मतलब 2 1 मतलब I2/I1, यानी कि करंट है। तो देखो ना करंट ही तो है, ये मैंने अमीटर ही तो कनेक्ट किया है यहाँ पे। मेरी बात समझ में, हर चीज़ का मतलब है, और ये चीज़ें आपको कोई बताएगा और नहीं, और कहीं पे मिलेगी भी नहीं है, तो ध्यान से सुन लो इसलिए, ठीक है। फिर आता है आपका HOB। HOB क्या है, I2/V2, मतलब रेजिस्टेंस का इन्वर्स है तो रेजिस्टेंस ही, पर उसका इन्वर्स है, ठीक है। इस H22 ही तो है ये HOB, ठीक है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस दिखा दिया मैंने, सही है। यहाँ पर क्या आ गई आपकी VEB वोल्टेज आ गई, और यहाँ पर कौन आ गई, आउटपुट वोल्टेज VCB। बात समझ में आ गई। तो ये आपका कॉमन बेस के लिए H पैरामीटर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, आगे के कॉमन एमीटर के लिए बनाएंगे अपन आगे, और कॉमन कलेक्टर के लिए भी बनाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने जान पहचान वालों को सब कुछ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ज़रूर से। इससे पहले मैंने कभी आपसे नहीं कहा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बच्चे मेरे कॉलेज के ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लेकिन वीडियोज़ देखते हैं, क्योंकि पहले मैं व्हाट्सएप पर शेयर करती थी, अब नहीं करूँगी, ठीक है। दोबारा से बोल रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।